गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अपन पढ़ रहे थे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई लास्ट ये पढ़ा था कि भाई HCl का निर्माण जो है आपके ऑक्सीसेंट्रिक कोशिकाओं को द्वारा होता है। ये अपने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद जो जठरस के साथ भोजन मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। अब इसके आगे अपन को डिस्कस करना था। देखिए आप कि आमाशय से क्या होता है, भोजन कहाँ जाता है कि भोजन जो होता है वो आपके आमाशय से छोटी आंत के अंदर जाता है। किस में जाता है? छोटी आंत के अंदर जाता है। अभी तो जो बात की थी वो आमाशय तक की थी अपने कि भोजन जो आमाशय में जाता है क्या प्रोसेस रहता है। तो आमाशय से भोजन आगे क्या जाएगा, आपको छोटी आंत में पहुंचता है। और सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया है वो आपके ग्रहणी में संपन्न होती है कि भाई भोजन की सर्वाधिक पाचन भाई सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पूरे छोटी आंत में भी किस में? तो ग्रहणी में, ड्यूडेनियम जिसे बोलते हैं। ये छोटी आंत का ही भाग है। मैंने आपको पढ़ाया था छोटी आंत के 3 भाग होते थे, जिसका पहला भाग कौन सा था? ग्रहणी। तो ध्यान रखना भोजन का सर्वाधिक जो पाचन है वो आपके कहाँ होता है? ग्रहणी के अंदर संपन्न होता है। और यहाँ पे क्या होता है? विभिन्न नलिकाओं द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे विभिन्न नलिकाओं के द्वारा आपके जो अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्थित आपके स्रावित होता है। अग्नाशय रस, पित्त लवण, अग्नाशय रस, पित्त लवण सब क्या होता था? आंत रस छोड़े जाते हैं। आंत रस छोड़े जाते हैं। क्या हुआ कि भाई जो आपके ग्रहणी में पाचन होता है इसका कारण क्या है कि यहाँ पे विभिन्न नलिकाओं द्वारा क्या होता है? अग्नाशय रस का भी स्रवण किया जाता है, पित्त लवण का भी स्रवण किया जाता है, और आंत रस जो आंतों से निकलता है, ठीक है, उसे छोड़ा जाता है। और इन रसों में क्या होते हैं? विभिन्न एंजाइम होते हैं कि जो रस निकलता है, पित्त रस है, आंत रस है, पित्त लवण है, ठीक, इनमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स पाए जाते हैं ये एंजाइम क्या करते हैं? आपके भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का क्या करते हैं? आपके पाचन करते हैं। कि एंजाइम का क्या कार्य है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का आपके पाचन करना। कि भाई ये क्या आ रहा है? क्या हो गया? पाचन करना। कि भाई आपके सर्वाधिक पाचन ग्रह आपके छोटी आंत के ग्रहणी में। और इसमें क्या होता है? नलिकाओं के द्वारा विभिन्न नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है? अग्नाशय रस होता है, आपके पित्त लवण होता है, आंत रस, ये सब छोड़े जाते हैं। और इन रसों के अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? आपके भोजन में उपस्थित जो भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है उनका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इसके आगे देखिए कि जो पित्त होता है ये क्या कार्य करता है? वसा का पायशीकरण। क्या कार्य करता है? कि वसा का पायशीकरण करता है। वसा का पायशीकरण का मतलब होता है जो वसा होती है इसका सबसे लास्ट में पाचन होता है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है, और छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पायशीकरण कहलाता है। तो पित्त जो होता है, ये आपके पित्तरस जो होता है, ये क्या कार्य करता है? वसा का पायशीकरण करता है। या अपन कह सकते हैं वसा के पाचन में क्या करता है? योगदान देता है। वसा के पाचन के लिए क्या है? वो अति आवश्यक है। वसा के पाचन के लिए अति आवश्यक है। देखो सबसे लास्ट में पाचन किसका आता है? आपके वसा का होता है। सबसे पहले किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। यह बात हो, वसा के पाचन के लिए क्या है? अति आवश्यक कौन? पित्तरस आपके जो होता है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक लाइपेज एंजाइम भी सक्रिय होता है। लाइपेज अपने आपको पता है, जब स्टार्ट किया था पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, प्रोटीन को पाचन करने वाले, और वसा के पाचन। तो वसा के पाचन में एक एंजाइम लिखा था लाइपेज एंजाइम। तो ये लाइपेज एंजाइम क्या होता है? सक्रिय होकर वसा के पाचन में मुख्य योगदान देता है। लाइपेज एंजाइम क्या होता है? वसा के पाचन में क्या करता है? ये सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होकर क्या करता है? लाइपेज एंजाइम क्या होता है? सक्रिय होकर क्या करता है? योगदान देता है। किसके? वसा के पाचन में। तो ये यहाँ तक अभी बात हुई कि आमाशय से छोटी आंत में जाता है भोजन। छोटी आंत से जो क्या होता है? छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है भोजन का। छोटी आंत में भी कहाँ पे? ग्रहणी के अंदर, ड्यूडेनियम के अंदर। और नलिकाओं के द्वारा यहाँ अग्नाशय रस आता है, पित्त लवण आते हैं, और आंत रस भी छोड़े जाते हैं। इसके अलावा क्या बात है
कि यहाँ विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और ये जो पित्त होता है ये वसा का पाचीकरण करता है। पाचीकरण होता है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, क्योंकि वसा का सबसे लास्ट में पाचन होता है, या ऐसे सबसे मुश्किल पाचन वसा का ही होता है। और वसा के पाचन के लिए क्या है, ये जो आपके पाचीकरण की क्रिया या पित्त जो है अति आवश्यक होता है। और वसा के पाचन के लिए एंजाइम काम करता है, लाइपेज एंजाइम, जो सक्रिय होकर क्या करता है, वसा के पाचन में योगदान देता है। अब देखिए कुछ आगे और पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्रिया हो रही है। अब देखिए आप किसके आगे क्या होता है कि ग्रहणीकर में क्या होता है, जो भोजन है टूट चुका होता है या सरलीकृत हो चुका होता है, वो पता है क्या होता है, छोटी आंत से कहाँ जाता है, आपके अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र में जाता है। कि भाई आपके क्या होता है, जो भोजन होता है ग्रहणी से क्या हो जाता है कि जो भोजन ग्रहणी में सरलीकृत या अपने से कह सकते हैं जो जिस भोजन का पाचन हो चुका है, फिर यह भोजन जो आपके क्या होता है आगे कहाँ जाता है, छोटी आंत के ही किस भाग के, कि भाई छोटी आंत के अंदर जो आपके अग्र शुद्धांत्र है, अग्र शुद्धांत्र तथा आपके किस में जाता है, शुद्धांत्र, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र जो होता है इस भाग में क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। कि जो आपके क्या होता है, जो ग्रहणी से भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के किस में, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र। मैं इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। अग्र शुद्धांत्र और जो शुद्धांत्र होते हैं ये आपके क्या है, छोटी आंत के ही भाग हैं। इनके बारे में आपने चर्चा की थी कि छोटी आंत के जो अग्र शुद्धांत्र है इसे आपको जेजुनम बोलते थे। इसे क्या बोलते थे, जेजुनम, जेजुनम। और शुद्धांत्र है इसे अपन क्या कहते थे, ईलियम। ये देखिए आप किसी को डाउट हो तो आपके लिए इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ कि जो आपके है भोजन वो आपके क्या करता है, ग्रहणी से कहाँ जाता है, शुद्धांत्र और आपके अग्र शुद्धांत्र में जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, या भोजन यहाँ पे क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ठीक है साहब, ये भोजन क्या हो गया, अवशोषित हो गया। इसके बाद आप आगे देखिए महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अवशोषित पदार्थों को क्या करते हैं, विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। कि जो भोजन अवशोषित हो गया, जो उपयोगी पोषक पदार्थ अवशोषण उनका अवशोषण हो गया, तो इस अवशोषित, ठीक है, ये जो अवशोषण हुआ है पदार्थों का, इन पदार्थों को, इन भोज्य पदार्थों को, इन पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है, कोशिकाओं की सहायता से, किसकी सहायता से, कोशिकाओं की सहायता से कहाँ भेजा जाता है, रक्त में भेजा जाता है और रक्त में पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो अपचित, कि जो भोजन अपचित है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, और तथा अनावशित, क्या हो गया, अनावशोषित, जिसका कोई उपयोग नहीं है फिर भी वो क्या हो गया, ठीक है, जिनका अवशोषण नहीं हुआ है, ये पदार्थ क्या होते हैं आपके शुद्धांत्र से कहाँ चले जाते हैं, बड़ी आंत के अंदर। शुद्धांत्र से कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत क्या हुआ, देखिए वापस सुनिए कि भोजन जो ग्रहणी से होता है सरलीकृत हो गया, जिसका पाचन हो गया, वो कहाँ जाते हैं, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र। अग्र शुद्धांत्र मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जेजुनम, और शुद्धांत्र मतलब ईलियम। यहाँ से भोजन क्या करता है, आपके अवशोषित किया जाता है। इसके बाद जो भोजन आपके अवशोषित हो गया है, जो पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया है, ये क्या करते हैं, कुछ कोशिकाओं के साथ किस में जाते हैं, रक्त में चले जाते हैं और रक्त के द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद में जो भोजन अपचित है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो अनावशोषित है, जो इनका अवशोषण नहीं हुआ है, वो आपके क्या करते हैं, शुद्धांत्र से, शुद्धांत्र मतलब ईलियम से। आपको पता है ग्रहणी के 3 भाग है आपके, छोटी आंत की ग्रहणी, अगर शुद्धांत्र, शुद्धांत्र लास्ट भाग है जो आपके बड़ी आंत से जुड़ता है। तो इस शुद्धांत्र से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है कि जल तथा क्या करता है, लवण का अवशोषण करना। कि जो बड़ी आंत है इसका मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का कार्य क्या है कि जो आपके भोजन है, ठीक है, उसमें से जल तथा लवण का अवशोषण करना, जिसका मुख्य कार्य हो गया सर, क्या करना, जल व लवण का अवशोषण करना। तो ये जल और लवण का अवशोषण करते हैं। और इसके बाद भी जो शेष बच जाता है अपचित भोजन, जो कुछ काम का नहीं है, ठीक है, इसका क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो अपचित भाग होता है ये क्या होता है, ठोस होकर, जो अपचित भाग ये क्या होता है, ठोस होकर, ठीक है, वो अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है, ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में चला जाता है। अस्थायी रूप से कहाँ जाता है, मलाशय के अंदर जाता है।
ठीक है, और मलाशय में रहता है। और एक तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया, कौन सी क्रिया? तंत्रिक, ठीक है, कि भाई एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती तंत्रिक क्रिया, ठीक है। इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये मल द्वार द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको बहिक्षेपण कर दिया जाता है या शरीर से बाहर निकाल दिया। बहिक्षेपण मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। वापस सुन लीजिए क्या प्रोसेस रहा, कि इसका सिंपल सा प्रोसेस रहा कि जब ये भोजन जो आपके अपचित है या अनावशिष्ट है, जिनका पाचन नहीं हुआ है और जो इनका अवशोषण नहीं हुआ, ये सुदांत्र मतलब किसका है? छोटी आंत का भाग है, लास्ट वाला, जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, आगे से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जो अपचित भोजन है या अनावशिष्ट, इनसे जल और जो लवण इनका तो अवशोषण हो जाएगा। इनके बाद जो फिर भी अपचित भोजन बच जाता है उसको क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। उत्सर्जन कैसे होता है कि जो अपचित भोजन जो होता है ये ठोस होकर अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है? मलाशय में चला जाता है। मलाशय के अंदर क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती तांत्रिक क्रिया, ठीक है, जिसे बोला जाता है नेचुरल रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती क्रिया वह होती है जो अनैच्छिक होती है, ठीक है, जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, ऐच्छिक नहीं होती है। ऐच्छिक अम्ल होता है जिसको अपन, ऐसी क्रियाएं जिनको अपन अपनी इच्छा से रोक सकते हैं, कर सकते हैं क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया जिन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं, जैसे श्वसन है, पाचन है, आपने श्वसन क्रिया आप चाह के भी नहीं रोक सकते, हृदय का धड़कना आप नहीं रोक सकते, ठीक है, आंखों की पलकों को झपकना आप नहीं रोक सकते, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया जैसे भोजन खाना है कि नहीं खाना, मुझे बोलना है नहीं बोलना, ये ऐच्छिक क्रियाएं होती है। तो प्रतिवर्ती तंत्रिक आपके तांत्रिक क्रिया का अम्ल हो गया कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनको शरीर के क्या होता है, अपन चाहकर भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से मल द्वार जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इस अस्थायी जो मल और अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपचित भाग होता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। इस प्रकार से अपने शुरुआत की भोजन के मुंह में रखने से, ठीक है, जैसे बोलस कहते थे, वहाँ से पाचन से लेकर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही पूरा प्रोसेस किसमें आता है? पाचन के अंदर आता है। उपयोगी पदार्थों का रक्त के माध्यम से शरीर के अंगों तक पहुँचा दिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपके पाचन तंत्र पूरा हो गया, बस अपन को एक सारणी के द्वारा जितने भी पाचन अंग है उनके द्वारा इस तरह जो पाचक रस है उनका कार्य क्या, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी अपना पूरा प्रोसेस हो चुका है। चलिए सारणी में अपन देख लेते हैं एक बार सारणी को। सारणी में अभी जो अपनी चीज़ें पढ़ी है वही सभी चीज़ें हैं, फिर भी अपन उनके बारे में एक बार देख लेते हैं लास्ट बार। सबसे पहला कॉलम बनेगा अपने पाचक रस को स्रावित करने वाले अंग। वे पाचक रस को स्रावित करने वाले, पाचक रस को स्रावित करने वाले अंग, कॉलम 1 हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा स्रावित एंजाइम, कि वे कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? स्रावित एंजाइम, ठीक है सब। और तीसरा कॉलम आएगा कार्य, ठीक है, कार्य मतलब जटिल से सरल, किसका क्या पाचन करते हैं। उसके बाद आता है कार्यस्थल, कि वे कहाँ कार्य करते हैं, कार्यस्थल, ठीक है साहब। तो सबसे पहले आपके आता है लार ग्रंथि, 1 नंबर पे लार ग्रंथि, ठीक है। और लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम जो है आपके क्या है? टाइलिन या एमिलेज। क्या एंजाइम है? टाइलिन या एमिलेज, एमिलेज, ठीक है साहब, एक ही बात है, एमाइलेज के एमिलेज के। अब इसका कार्य क्या है कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया आपके कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसेकेराइड श्रृंखला होती है वो सारी मिलकर क्या बनाती है? पॉलीसेकेराइड बनाती है। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या आते हैं? जैसे स्टार्च है, आपके ग्लाइकोजन हैं, ये आते हैं, ठीक है। इनका क्या कर दिया जाता है? छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, आपके पॉलीसेकेराइड श्रृंखला में क्या कर दिया जाता है? तोड़ा जाता है। छोटी पॉलीसेकेराइड में, ये पॉलीसेकेराइड के लिए मैं पी लिख देता हूँ, और क्या किया जाता है? माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। माल्टोज क्या है? पॉलीसेकेराइड से टूटने पर श्रृंखला बनती है। और ये क्रिया कहाँ होती है? स्थल क्या है इसका? मुख गुहा। कहाँ होगा ये प्रोसेस? मुख गुहा के अंदर होगा। तो ये हो गया लार ग्रंथि के बारे में, ये अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में। टाइलिन एमिलेज काम करते हैं। ये स्टार्च मतलब आपके भोजन के पाचन में जो एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, ठीक है। जैसे आपने स्टार्च या मंड भी कहते हैं इसको, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब आगे देखिए आप,
दूसरे अपन बात करें तो दूसरा आता है आपके आमाशय या जठरस कहा जाता है। आमाशय या जठर रस, ठीक है साहब, हो गया। आमाशय या जठर रस, इसकी बात करते हैं। देखिए अब ये किस्म कौन से एंजाइम पाया जाता है आमाशय के अंदर? एक तो होता है पेप्सिन, एक रेनिन। इन दो के बारे में पढ़ा था अपने, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बाद में कि भाई अपने पढ़ चुके तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा। अब पेप्सिन का काम तो क्या है कि जो प्रोटीन है इसका क्या करना, पाचन कर किसमें बदलना, पेप्टाइड में। और रेनिन का काम है केसिन, आपको बताया था दूध के अंदर केसिन प्रोटीन होती है, इसको किसमें बदलता है, ये पैराकेसिन में बदलता है, जिससे पाचन हो जाता है। स्थल क्या आ गया, आमाशय आ गया। स्थल क्या रहेगा, आमाशय ही रहेगा, आमाशय। ठीक हो गए साहब, दो हो गए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आता है आपके अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज। अग्नाशय में क्या है, 5 प्रकार के एंजाइम स्थित होते हैं। पहला है एमिलेज, सेकंड आपके ट्रिप्सिन, थर्ड आपके काइमोट्रिप्सिन, और फोर्थ आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और पांचवा आपके लाइपेज। ये 5 एंजाइम क्या होता है आपके अग्नाशय स्थित होते हैं। एमाइलेज का कार्य है कि जो स्टार्च है इसको किससे बदलना, माल्टोज, जैसे ऊपर देखा था सेम देखो, एमाइलेज आया तो ये आपके स्टार्च है, इसको किसमें बदला, माल्टोज में। तो उसके बाद है दूसरा जो ट्रिप्सिन, इसका काम है प्रोटीन को किसमें बदलना, पेप्टाइड में। तीसरे का काम सेम ही है, ट्रिप्सिन का तो प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड में। और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स का मतलब होता है किसको, क्या ये कार्य क्या करता है, प्रोटीन पेप्टाइड के प्रोटीन पेप्टाइड जो होते हैं इनको अमीनो अम्ल में बदलना, अमीनो अम्ल में। और लाइपेज जो होता है, ठीक है, एक और इसमें छठा रहेगा न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एक और बच गया था, न्यूक्लिएज। लाइपेज का कार्य है कि वसा जो होती है, वसा का क्या करना, आपके मोनोग्लिसराइड और वशीय अम्ल में बदलना। तो मोनोग्लिसराइड के लिए मोनो लिख देता हूँ और वशीय अम्ल में, ठीक है, वशीय अम्ल में बदलता है। और न्यूक्लियस का कार्य है आपके डीएनए व आरएनए को किस में बदलना, न्यूक्लियोटाइड में बदलना। डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हो गया। और ये कहाँ होता है पूरा प्रोसेस, छोटी आंत के अंदर। कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर, इसलिए छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। ये हो गया मुख्य रूप से। वापस देखो इसके आगे और पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यों, छोटी आंत के अंदर ही सर्वाधिक पाचन होता है, छोटी आंत के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आप आगे इसको वापस मिटा देता हूँ, देखिए अगली में बिखरे, ये सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, वापस अपन इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कह रहे बाउंड्री नहीं रखते हैं अपन पे, ऐसे लिख लेंगे, आराम से समझ आ जाएगा आपको। और चौथा आपके है, ये है आंतरीय रस। आंतरीय रस जो आंतों से स्थित होते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत से, इनकी बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर मुख्य रूप से छोटी आंत से स्थित होते हैं। इनमें 7 आपके एंजाइम हैं, उनकी बात करते देखिए। सात एंजाइम, फर्स्ट देखिए आप कौन सा है, माल्टेज। माल्टेज। सेकेंड आपके है लेक्टेज। थर्ड आपका है सुक्रेज। फोर्थ आपका है लाइपेज। फिफ्थ आपका है न्यूक्लिएजेज। सिक्स्थ आपका है डाइपेप्टाइडेज। और सेवंथ आपका है फास्फोटेज। फॉस्फो या फास्फोटेज, ठीक है साहब। अब देखिए
माल्टोज का कार्य देखो, ये इनका जिनके पीछे से टेज लगा, जैसे ये माल्टोज, ये क्या करेगा, माल्टोज जो शर्करा होती है उसका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। लैक्टेज मतलब लैक्टोज का, सुक्रेज मतलब सुक्रोज का, है ना, इस प्रकार से। तो माल्टेज का कार्य है माल्टोज को किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। माल्टोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है जोक के अंदर शर्करा, लैक्टेज किस में पाई जाती है, दूध के अंदर, तो लैक्टोज को किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। फिर उसके बाद सुक्रेज, इसका कार्य क्या है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, सुक्रोज को किसको, ग्लूकोज में बदलना। ग्लूकोज गए, ग्लूकोज गए, एक ही बात है, जो भी आप यूज़ करेंगे, ग्लूकोज गए, ग्लूकोज लिख लीजिए सब में। उसके बाद देखिए लाइपेज आपको वसा का पाचन करता है, तो वसा को किस में बदलेगा, वसा का पाचन किस में होता है, वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा किस में टूटती है, वशीय अम्ल व ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ठीक है। न्यूक्लियोजेज का कार्य क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल को क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को किस में बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए व आरएनए, ठीक है। इनको और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे कि जब नाइट्रोजन सार, फास्फेट शर्करा और आपके पेंटोस शर्करा मिलती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड को इनको किस में बदलते हैं, ये इनको किस में बदलेंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है कि न्यूक्लियोटाइड में तो फास्फेट शर्करा पाई जाती है एक्स्ट्रा, और न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोसाइड और किस में बदलेंगे, शर्करा के अंदर, ठीक है साहब। अब डाईपेप्टाइडेज का मतलब हो गया कि डाईपेप्टाइड जो होती है, देखो पेप्टाइड बन बनता है, देखो जैसे मान लीजिए एक अमीनो अम्ल है, एक अमीनो अम्ल ये है और ये एक अमीनो अम्ल ही है, एक अमीनो, तो ये अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बंध। अब डाईपेप्टाइड मतलब ये दो बंध होंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड। तो ये डाईपेप्टाइड एंजाइम जो होता है, डाईपेप्टाइड को किसमें बदलता है, आपके अमीनो अम्ल बदलता है। किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल। क्यों टूटेंगे तो ये अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो अमीनो अम्ल। और लास्ट बचा आपके फास्फेटेज। तो ये फास्फेटेज का कार्य है कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको किसमें बदलना, अभी देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी बता दूंगा आपको थोड़ा सा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको किस में बदलते हैं, ये आपके नाइट्रोजन सार और किसमें, राइबोज के अंदर। राइबोज शर्करा होती है 5 कार्बन वाली। ये हो गया, ये सब कार्य कहाँ होता है आपके, ये पूरा प्रोसेस जो अभी पढ़ा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। इसलिए अंदर छोटी आंत के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक पाचन होता है। और लास्ट बच्चा आपके पाँचवा अंग, पाँचवें में आएगा यकृत, लीवर। इसमें क्या होता है, कौन से आपके एंजाइम बनते हैं, ये पित्त लवण बनते हैं, ठीक है। ये पित्त लवण किसका पाचन करते हैं, वसा का जो होता है उसको किस में बदलते हैं, वशीय अम्ल में बदलेंगे, या किस में बदलेंगे, आपके वसा की गोलिका, जिसे क्या कहते हैं, पायसीकरण की क्रिया। वसा गोलिका मतलब पायसीकरण की क्रिया। ये भी प्रोसेस कहाँ, छोटी आंत में। इस प्रकार से ये आपकी सारणी पूरी होती है। कौन कौन से एंजाइम है पूरा पढ़ लिया, एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब देखिए लास्ट चीज़ पर बतानी है आपको, इसके बाद ये आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बता देता हूँ, बार बार वर्ड आया इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो, समझ लीजिए। और कल से अपन नेक्स्ट क्लास में श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे, इसलिए पाचन तंत्र एक बार पढ़ लीजिए, किसी को डाउट पूछ लेगी। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, इंग्लिश में यही बोलते हैं, हिंदी में यही बोलते हैं। नाइट्रोजन सार आप देखो, एक होता है नाइट्रोजन सार, शॉर्ट में लिख देता हूँ एन सार, एन बोलो नाइट्रोजन सार। नाइट्रोजन सार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है, इसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए आप एक समय के लिए इसको, प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। प्यूरिन में 2 आते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन में आते हैं नाइट्रोजन सार 3, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन सार। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन सार प्लस पेंटोस शर्करा, इन 2 चीज़ों से जब ये मिलकर चीज़ बनती है तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कैसे, ये पेंटोस शर्करा बना लेते हैं, सिंपल सा 5 कार्बन के आपके, ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक है,
और एक यहाँ से जुड़ जाएगा, ये 5वां कार्बन। ठीक है, तो ये आपके नाइट्रोजन 4 हो गई और ये पेंटोस शर्करा और साथ में ये मान लीजिए नाइट्रोजन 7 जुड़ गया। क्या जुड़ा? एडेनिन जुड़ जाए या गुआनिन जुड़ जाए या साइटोसिन जुड़ जाए या थाइमिन, तो इसे क्या बोलेंगे? पूरे को नाइट्रोजन आपके न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब मान लीजिए इस न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि भाई न्यूक्लियोसाइड जैसे नाइट्रोजन 4, इन चारों में से कोई, ये तो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में होता है, इन चार में से कोई नाइट्रोजन 4, इन चारों में से कोई एक पेंटोस शर्करा जैसे बनी हुई है और एक साथ में क्या जुड़ जाए? आपके फास्फेट समूह जुड़ जाए, फास्फेट समूह या फास्फेट शर्करा जुड़ जाए, तो इससे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो अपने से भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर। तो जब न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? लास्ट में फाइनली यहाँ पे एक फास्फेट जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड होगा। यहाँ तक तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये पूरा जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो आपको समझ आ गया? ठीक है, नहीं बड़ी क्लासेज में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। यह आपके लिए जो आज की क्लास है उसमें इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक से करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र। थैंक यू।